नमस्कार साथियों, स्टेनो राइटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, लोकसभा की प्रीवियस ईयर डिक्टेशन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें ये 13वीं डिक्टेशन है। इससे पहले 12 डिक्टेशन की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में है, आप उनको भी देख सकते हैं। डिक्टेशन की स्पीड 140 शब्द प्रति मिनट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मेरी पार्टी की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस प्रस्ताव के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। इससे हिंदी भाषा को बढ़ावा मिलेगा। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। मेरी मुख्य भाषा हिंदी है। मैं हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के बारे में जब भी सोचता हूँ तो मुझे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हिंदी के बारे में यह विचार हमेशा याद आता है कि हिंदी हमेशा से ही ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया है। यदि हम स्वतंत्रता से पूर्व की हिंदी की स्थिति की तुलना आज की हिंदी की स्थिति से करें तो हम पाएंगे कि आज हिंदी के उपयोग में बहुत ही वृद्धि हुई है और इसका विस्तार भी बहुत तेजी से हुआ है। किसी भी भाषा के विस्तार की संभावना तब और बढ़ जाती है जब इसका उपयोग करने वाले लोग अपनी भाषा में लगातार अन्य भाषाओं के लोकप्रिय शब्दों को भी अपनाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने हाल ही में ज़्यादा उपयोग में आने वाले अंग्रेजी के शब्दों को भी अपनी भाषा में शामिल कर इसे और समृद्ध और प्रभावशाली बनाया है। लेकिन बस इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमारी भारतीय भाषाओं के बहुत से ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं और अगर उनका उपयोग किया जाए तो वे बिल्कुल सही अर्थ देते हैं। हमें भारतीय भाषाओं के उन सभी शब्दों को अपनाना होगा। मुझे याद है कि एक बार विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात पर बल दिया था कि हमें किस तरह से हिंदी को अनुवाद की भाषा की जगह पर संवाद की भाषा बनाना है। हिंदी को संवाद की भाषा बनाने के लिए आवश्यक है कि हम बहुत ही कठिन शब्दों के प्रयोग से बचें। हमारे मंत्रालय में पत्रिका में जो लेख, कहानी, कविताएं आदि प्रकाशित होती हैं उनकी भाषा बहुत ही सहज और सरल है। इन्हें पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि यह अनुवाद की भाषा है। मुझे बहुत ही खुशी होगी कि अगर इसी तरह की भाषा का प्रयोग हमारे मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अन्य पत्रिकाओं में भी हो। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यही है कि माननीय संसद सदस्य तथा अधिकारियों और कर्मचारियों में हिंदी में मौलिक चिंतन और लेखन की प्रवृत्ति का विकास हो। यदि हिंदी में मौलिक चिंतन और लेखन की आदत विकसित हो जाएगी तो हिंदी सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में ही स्थापित हो जाएगी। महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी तथा विश्व के दूसरे देशों से आए हुए अन्य गणमान्य लोगों का मैं इस सम्मेलन में स्वागत करता हूं तथा आप सबके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। आज का यह सम्मेलन हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाने में आपसी सहयोग को और मजबूत करने हेतु एक अवसर उपलब्ध कराने का एक प्रयास है। मुझे विश्वास है कि सभी प्रतिनिधि जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सब इस बैठक में अपनी सक्रिय भागीदारी करेंगे और इस बैठक के मुख्य बिंदुओं के बारे में अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करेंगे। मेरे विचार से इस बैठक के विषय पर विचार करने के लिए इससे बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती थी, क्योंकि इस राज्य का नेतृत्व एक बहुत ही सक्षम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। राजस्थान में पूरे वर्ष केवल 3 या 4 महीने ही बारिश होती है और वह भी बहुत कम होती है। यहाँ के महापुरुषों ने प्रकृति के साथ
सामंजस्य बनाकर रहने हेतु प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की शिक्षा दी। उसका ही पालन यहाँ के लोगों ने किया। आज इन्होंने जल संरक्षण की एक बहुत ही मजबूत परंपरा विकसित करते हुए जल संसाधनों का उचित उपयोग किया। इस परंपरा में यहाँ की महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के लोगों ने इस राज्य को सूखा मुक्त राज्य बनाया। पिछले 10 वर्षों में यहाँ कई बार सूखा पड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ के गांव के लोगों ने अपने लिए ऐसी व्यवस्था विकसित की कि उन्हें बाहर से पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। उन्होंने जल संरक्षण की पुरानी पद्धतियों का पालन करते हुए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। आज से बहुत पहले राजस्थान में वन संरक्षण के लिए एक आंदोलन खड़ा हुआ था। इसमें यहाँ की महिलाओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इन्होंने जंगलों में वन संरक्षण के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। यह अभियान केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और देश के अन्य कई राज्यों में भी चलाया गया। आज जब मैं इस सम्मेलन में आए हुए अनेक देशों के युवा साथियों को देखता हूं, तो मेरा मन खुशी से भर जाता है। आपका उत्साह इस सम्मेलन के लक्ष्यों को तेज गति से प्राप्त करने में एक प्रभावी भूमिका निभाएगा। यह संगठन एक युवा संगठन है। इस समूह ने शुरू में से ही आपसी हितों के आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच से एक प्रभावी समूह के विकास में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इसमें सारे मुद्दे वैश्विक हैं। कोई मुद्दा किसी एक देश से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह सभी देशों के कल्याण के लिए है। हमें आशा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में और अधिक प्रगति होगी। विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में हमारा सामूहिक प्रयास एक जैसा नहीं रहा है, और अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में विश्व में गरीबों की कुल आबादी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। यह बात न केवल राजनीतिक रूप से चिंता का विषय है, बल्कि आर्थिक रूप से भी इसका बुरा प्रभाव हमारे लोगों के जीवन पर पड़ेगा। आप सभी अलग अलग देशों से यहाँ उपस्थित हैं। आपके यहाँ भी कई ऐसे विचारक या महापुरुष होंगे जिन्होंने समाज कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। हमारा देश भी ऐसे कई महापुरुषों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। सभी महापुरुषों ने गरीब लोगों के कल्याण को अपने विचारों के केंद्र में रखा। मैं पूरी तरह से यह महसूस करता हूँ कि हम अपनी संस्कृति को बचाए बिना कोई विकास नहीं कर सकते। हमारा इतिहास इस बात से भरा पड़ा है कि किस प्रकार हमारे महापुरुषों की शिक्षा हमें तात्कालिक चुनौतियों का सामना करने में सहायता करती है। इसलिए आज यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने अपने देशों के अनुसार अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी तरीके का विकास करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जलवायु परिवर्तन का खतरा आज सबसे बड़ा खतरा है, जिससे दुनिया के कई देश परेशान हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं अपना ज़्यादातर समय भोजन पानी की खोज में या फसल उगाने में व्यतीत करती हैं। वे अपने अनुभवों से जलवायु प्रबंधन और उसके खतरों से लड़ने के महत्वपूर्ण सुझाव दे सकती हैं, लेकिन पुराने समय से चले आ रहे अनुभवों तथा ज्ञान को अक्सर नकार दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हमें पूरे विश्व में एक माहौल बनाना होगा, जिससे पूंजी का सही तरीके से दोहन हो सके और सभी के लिए विकास के अवसर उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही साथ हमें अपनी जीवन शैली में भी बदलाव लाना होगा। इससे ऊर्जा पर हमारी निर्भरता कम होगी और इसके उपयोग में भी आसानी होगी। भारतीय परंपरा और संस्कृति में प्रकृति के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है। हमारी जीवन शैली प्रकृति के अनुकूल ही है। प्रकृति का पोषण हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा है। भारतीय परंपरा में पेड़ों, फलों और पौधों का विशेष महत्व है। हमारे यहाँ सभी पौधों का चिकित्सा की दृष्टि से एक विशेष महत्व है। हमारे यहाँ प्रकृति ने को भगवान समझा जाता है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें अगर भारत का विकास करना है तो हमें अपनी गरीबी को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। हाल ही में भारत द्वारा विकास और सामाजिक प्रगति की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनके बारे में बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे विकास का लक्ष्य तभी सफल हो पाएगा जब हम सब मिलकर इस दिशा में कार्य करें। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने अपने यहाँ इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपनी सोच को वास्तविक रूप देंगे। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर इस लक्ष्य को बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेंगे। समाप्त।